STS ऑनलाइन में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं गौरव त्रिपाठी एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। बात हम कर चुके थे प्राचीन भारत के इतिहास श्रृंखला में हड़प्पा सभ्यता के विषय में, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ पोर्शन रह गया है, तो संभवतः एक 15-20 मिनट का वीडियो और आएगा। जल्द ही वो वीडियो डाल दिया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता सतही तौर से लेके और प्रमुखता तक कंप्लीट कर दी गई है। जितना कुछ उससे आना है वो लगभग सब कवर कर दिया गया है। कुछ पोर्शन छूटा है वो आगे कवर कर दिया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक प्रमुख चैप्टर था जो छूट गया था, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 भागों में तोड़ते हैं। मैंने बताया था आपको प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इन 3 हिस्सों में इतिहास को तोड़ के हम पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक का मतलब वह कालखंड, वह काल जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं और उनको पढ़ा भी नहीं गया है। कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, पढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल वह काल था जिसके लिखित प्रमाण मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके, संकेतात्मक रूप से मिले। हमने जिस हड़प्पा सभ्यता के विषय में, जिस सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ा था वो आद्य ऐतिहासिक काल से था। ऐतिहासिक काल वैदिक सभ्यता या उसके बाद की सारी सभ्यताएं जिनके लिखित प्रमाण भी मिले और उनको पढ़ा भी गया। आद्य ऐतिहासिक के विषय में हम पढ़ चुके हैं। ऐतिहासिक के विषय में हम बहुत विस्तार से कई दिनों तक पढ़ेंगे। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में आपको अच्छे से समझाएंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल एक ही चीज़ है। पत्थर की खोज से संबंधित काल प्राग ऐतिहासिक काल, वह काल जिसमें पत्थर ही प्रमुख औजार हुआ करता था, वह पाषाण काल है। तो हम पाषाण काल के विषय में आज पढ़ेंगे। जैसा कि मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले, किसी भी अध्याय पर प्रकाश डालने से पहले आपको यह बता देता हूँ कि इस अध्याय से आपके लिए क्या क्या उपयोगी है और आपको इससे पढ़ना क्या है, परीक्षा में क्या आएगा, पीटीज में इससे क्या आएगा, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो 3 चीज़ें आप याद रखें। 3 चीज़ें, 3 प्रकार के प्रश्न इस पाषाणकालीन सभ्यता से पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ से मिले हैं। कहाँ कहाँ से, अर्थात नवपाषाण काल से मिले हैं, पुरा पाषाण काल से मिले हैं, मध्य पाषाण काल से मिले हैं। पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, यानी अलग अलग उपकरणों के आधार पर 3 भागों में तोड़ लेते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पहला प्रश्न यह आता है कि कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई उपकरण, कोई औजार किस स्थान से मिला है। पहला प्रश्न इस प्रकार का आता है। दूसरा प्रश्न, वह पर्टिकुलर स्थान कहाँ है। जैसे वह आपसे पूछ देगा दमदमा कहाँ है, चौपानी मांडो कहाँ है, सराय नाहर राय कहाँ है, महदहा कहाँ है। यह सारे प्रश्न आपसे पूछेगा कि किस राज्य में है। तीसरे प्रश्न आते हैं पर्टिकुलर औजारों से रिलेटेड। तो अभी जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको जान जाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बोझिल लगता है लेकिन मैं प्रयास करूँगा अगले आधे घंटे 25 मिनट में कि आप इसको इतना इंटरेस्टिंग बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं कि आपको सिर्फ एक बार नोट करना हो भविष्य के लिए, रिमाइंडर के लिए, लेकिन आप आज ही इसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। चलिए आते हैं। मैंने जैसा आपको मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूं, सब मत पढ़िए, सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उतना जितना आपके लिए ज़रूरी है उसको घोट के पी जाइए। उसको इस तरह से पढ़िए कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करके पढ़िए और इस लिंकेज में आप इतना एक्सपर्ट हो जाइए कि भूलने की गुंजाइश ना के बराबर हो। ये कब होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस भी कैसे करनी पड़ेगी? पूरे आत्मचिंतन को बिल्कुल टॉपिक में घुसेड़ के मनन के साथ पढ़ने से होगी। आइए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 नाम कॉमन है, याद रखने हैं। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आता है, सिर्फ आपके जानकारी के लिए कि पाषाण काल को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को खोजों के आधार पर, उनके काल के आधार पर और उनसे प्राप्त करे गए औजारों के आधार पर तोड़ा गया है।
अब इसमें स्थान नहीं था तो मैंने औजार नहीं लिखे हैं। औजारों से जो प्रश्न आते हैं मैं इसको पढ़ाने के बाद इसको इरेज करके बिगाड़ के औजार भी लिख दूंगा। औजारों से बहुत प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहली चीज पुरापाषाण काल से क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आता है, कौन कौन से स्थान प्रमुख हैं पुरापाषाण काल से। तो देखिए पुरापाषाण काल में सबसे पहला जो प्रमुख स्थान है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? नर्मदा घाटी के तट पर है। नर्मदा घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के तट पे भीमबेटका है। यहाँ से गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं। गुफाओं में शैल चित्र मिले। किसके शैल चित्र मिले? जानवरों के, हाथी के, घोड़ों के, लिख लीजिए यहाँ, हाथी के, घोड़ों के, इनके चित्र मिले। यह दर्शाता है कि उस काल में जानवर हुआ करते थे और एक जीवन था, तो उस जीवन का सिंबल ये चित्र मिले हैं। गुफाओं में शैल चित्र के निशान मिले हैं। सबसे ज़्यादा चित्रकारी भी भीमबेटका में ही मिली है। भीमबेटका से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। गुफाओं में शैल चित्र से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भीमबेटका को अच्छे से याद रखें। 2 स्थान और याद रखें, उनमें से एक स्थान मध्य प्रदेश का ही है, एक स्थान तमिलनाडु का है। एक स्थान जो मध्य प्रदेश का है हथनौरा। हथनौरा ये मध्य प्रदेश में है। और अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम, ये 2 स्थान हथनौरा और अतिरमपक्कम, इन दोनों स्थानों से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं इन दोनों स्थानों से, हथनौरा और अतिरमपक्कम। हथनौरा हथनौरा मध्य प्रदेश में, हथनौरा और अतिरमपक्कम तमिलनाडु में मानव की खोपड़ी के निशान मिले हैं। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है। नेल्लूर अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। मिर्जापुर भी आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। तो जो 3 स्थान आपको याद रखने हैं पुरापाषाण काल से, वो कौन कौन से हैं? भीमबेटका, अतिरमपक्कम, हथनौरा। भीमबेटका से क्या मिला है? भीमबेटका से गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं। सबसे ज़्यादा चित्रकारी, सबसे ज़्यादा शैल चित्र भीमबेटका से ही मिले हैं। अतिरमपक्कम से क्या मिला है? मानव की खोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। और मानव की खोपड़ियों के अवशेष हथनौरा से मिले हैं। तो ये एक साथ मिला के पढ़िए, हथनौरा और अतिरमपक्कम से मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। ये 3 प्रमुख रूप से पढ़ने हैं। ये 3 प्रमुख रूप से पढ़ने हैं, खूब पूछे जाते हैं। ये पुरापाषाण काल में 3 प्रमुख रूप से पढ़ने हैं, याद ये भी रखने हैं। ठीक है, आगे आइए। मध्यपाषाण काल, चलिए यहीं पे बता देता हूं, बाद में बताता, मैं यहीं पे बता देता हूं। कुछ हाईलाइट यहीं पे करता जा रहा हूं। आग की खोज, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लगभग सबने पढ़ा, सब जानते हैं। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई। किस काल में हुई? पुरापाषाण काल में। आग का व्यवहारिक प्रयोग मध्यपाषाण काल में। आग का व्यवहारिक प्रयोग मध्यपाषाण काल में। आग की खोज पुरापाषाण काल में। आग का व्यवहारिक प्रयोग भी मध्यपाषाण काल में खोजा गया, प्रारंभ किया गया। और पशुपालन, बहुत पूछा गया है ये सवाल। पशुपालन, पशुपालन किस काल से प्रारंभ हुआ? मध्यपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन बहुत ही सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको घोट के चटा के बिल्कुल पी जाए। पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? मध्यपाषाण काल से। अब जब पशुपालन के प्रमाण मिले तो बहुत सारे पशु होंगे, तो बहुत सारे तो हमको याद नहीं रखने हैं। सबसे पहला किस पशु के प्रमाण मिले? सबसे पहले किस पालतू पशु के प्रमाण मिले? श्वान के। किसके? श्वान के। श्वान माने कुत्ता, कुत्ता के। तो सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता। सबसे पहले पशु पालन के प्रमाण मध्यपाषाण काल से। आइए मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लासीफाई कर देता हूँ। पुरापाषाण काल से
कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से। मध्य पाषाण काल से अधिक क्वेश्चन आने की संभावनाएं इसलिए रहती हैं और आते भी अधिक हैं क्योंकि मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं, जैसे महदहा, दमदमा, सराय नाहर राय। ये सारे वो स्थान हैं जो उत्तर प्रदेश से पाए गए हैं और खूब थोक के भाव इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब। तो देखिए, सबसे पहले इनको याद करने का मैं तरीका आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा पाए गए हैं। सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के एक जनपद से हैं और नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सबसे पहले याद रखिए, प्रतापगढ़ के तीनों जिले हैं। किनसे क्या मिला है? एक जनपद से हड्डी के आभूषण मिले हैं, एक से हड्डी के उपकरण मिले हैं और एक से एक ही कब्र में 3 कंकालों के प्रमाण मिले हैं। तो आपको याद करने का तरीका भी बता दें, दमदमा से एक ही कब्र में 3 कंकाल के प्रमाण मिले हैं। दमदमा से एक ही कब्र में 3 कंकाल के प्रमाण मिले हैं। ऐसा है कि दमदमा में लगभग 5 साल लगातार उत्खनन हुआ है और उस उत्खनन में लगभग 41 शवाधान मिले हैं। 41 में 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और 3 कंकाल एक ही कब्र में पाए गए हैं। तो वो जो एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले हैं वो दमदमा से मिले हैं। याद कैसे करें? एक ही कब्र में 3 कंकाल कैसे मिलेंगे? जब एक ही गड्ढे में, अब ये पिक्चर चलानी है आपको अपने दिमाग में। मान लीजिए एक ही गड्ढे में 2 या 3 लोग गिर गए। जब गिर गए तो दब गए, एक के ऊपर एक गिरे, वो दब गए। दबने से उनका दम घुटा और दम कहाँ घुटा? दमदमा में। दम कहाँ घुटा? दमदमा में। तो ऐसे याद रखिए, दमदमा में एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले हैं, महदहा में हड्डी के आभूषण मिले हैं और सराय नाहर राय में हड्डी के उपकरण मिले हैं। इसको भैया अच्छे से खूब घोल घाल के पी जाइए। महदहा, सराय नाहर राय, दमदमा। महदहा, सराय नाहर राय, दमदमा। महदहा हड्डी के आभूषण, सराय नाहर राय हड्डी के उपकरण, दमदमा एक ही कब्र में 3 कंकाल। बहुत पूछा गया है ये सवाल, ये 3 बहुत पूछे गए हैं। चौपानी मांडो, ये भी प्रयागराज में है। प्रयागराज की एक तहसील है, कोई मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। प्रयागराज की एक तहसील है, उस तहसील में चौपानी मांडो से मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो से। 2 स्थान और याद रखें, बागौर और आदमगढ़। बागौर जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। इन दोनों से ही पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से क्या याद रखने हैं आपको? महदहा, सराय नाहर राय, दमदमा और चौपानी मांडो। महदहा, सराय नाहर राय, चौपानी मांडो और दमदमा, ये 4 अच्छे से याद रखने हैं। मध्यकालीन मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में भीमबेटका, हथनौरा, अतिरमपक्कम। भीमबेटका, हथनौरा, अतिरमपक्कम, ये 3 स्थान आपको मुख्य रूप का मतलब है कि ये भी पढ़ने हैं लेकिन ये भूलने नहीं हैं। नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल में आग की खोज होती है। मध्य पाषाण काल में आग का व्यवहारिक रूप प्रयोग में आ जाता है, आग को व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाते हैं। पशुपालन प्रारंभ हो जाता है और नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हो जाती है। नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हो जाता है। अब नवपाषाण काल से भी इन 3 स्थानों से बहुत प्रश्न आते हैं और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजिंग मूवमेंट है वो इन 3 स्थानों से ही है। पहले इन 3 स्थानों के नाम आप अच्छे से सुने और याद करें। पहला लहुला देव, दूसरा मेहरगढ़ और तीसरा कोल डिहबा। लहुला देव, मेहरगढ़, कोल डिहबा। मैंने प्रयास किया है कि इजी से इजीएस्ट वे में यहां लिखूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब सुनिए बहुत ध्यान से, देखिए लहुला देव, मेहरगढ़ और कोल डिहबा, इन तीनों ही स्थानों से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर बिल्कुल तह तक हम जाके बात करें
तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, लेकिन लेटेस्ट रिसर्चेस के अनुसार, आधुनिक खोजों के अनुसार कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुलादेव से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से पहले प्राप्त हुए, लेकिन आज की डेट में अगर प्रश्न आता है तो लहुलादेव से प्राप्त हुए हैं। पहला तो आपको ये याद रखना है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर प्रश्न में लहुलादेव भी दिया हुआ है तो आप टिक लहुलादेव पर मारेंगे। ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप नहीं होंगे आज के बाद कंफ्यूज। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, आप मेहरगढ़ तब लगाएंगे जब ऑप्शन में लहुलादेव नहीं है, जब ऑप्शन में कोहलडीहा नहीं है। अगर ऑप्शन में लहुलादेव है तो आप लहुलादेव पर टिक करेंगे। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आज की डेट में लहुलादेव से प्राप्त हुए। कहाँ है? संत कबीर नगर में है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लहुलादेव, और यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात हो गई। अब कृषि में भी किस कैटेगरी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लहुलादेव में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुलादेव में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि मेहरगढ़ में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एक तो ये दो चीजें याद रखें, चावल और गेहूं। अगर वो पूछे गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन में लहुलादेव दिया हो, आपको मेहरगढ़ पे टिक करना है। अगर वो पूछे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन में लहुलादेव हो, मेहरगढ़ हो, आपको लहुलादेव पे टिक करना है। ये अच्छे से स्मरण रखना है। इन दोनों ही स्थानों से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक तो चावल और गेहूं याद रखें, और दूसरा ये कि अगर ये आता है ऑप्शन में तो भी आप लहुलादेव पे लगाएंगे। अगर लहुलादेव ऑप्शन में नहीं है तो आप मेहरगढ़ लगाएंगे। पहली चीज, अगर लहुलादेव और मेहरगढ़ दोनों ही ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में कोलडीहा है तो आप आंख बंद करके टिक मारेंगे कोलडीहा को, क्योंकि कोलडीहा ही प्रश्न का सही उत्तर होगा। कोलडीहा से भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल की भूसी प्राप्त हुई है। ये बेलन घाटी जो कि प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर स्थित है। चावल के पहले प्रमाण यहाँ मिले हैं, भूसी के प्रमाण मिले हैं। एक बुरझोम आप और याद रखेंगे। बुरझोम ये कश्मीर में है। इससे दो चीज़ें मिली हैं बुरझोम से। एक तो गर्त आवास मिले हैं, गर्त होम मिले हैं। गर्त का मतलब गड्ढा और होम का मतलब आवास। गड्ढे में खोद कर आवास बनाए जाते थे। एक तो गर्त आवास मिले हैं, और मानव के साथ कुत्तों के कंकाल मिले हैं। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। कुत्ते भी मानव के साथ एक ही कब्र में दफना दिए जाते थे। तो एक बहुत स्पीड में रफ रिवीजन और कर लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, भीमबेटका, हथनौरा और अतरमपक्कम। भीमबेटका, अतरमपक्कम और हथनौरा कहाँ से क्या मिला है बिल्कुल भूलना नहीं है, नोट डाउन करना है अच्छे से। ये चार स्थान अच्छे से याद करने हैं। बागौर याद रखें कहाँ पर है, आदमगढ़ भी याद रखें, लेकिन ये चार न भूलें। उत्तर प्रदेश, मध्य पाषाण काल के ज़्यादातर स्थल उत्तर प्रदेश से पाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की छात्र छात्राएं ये चार नाम बिल्कुल ना भूलें। कौन कौन से? नंबर 1 सहार नाहर राय, सराय नाहर राय नंबर 1, मेहदहा नंबर 2, दमदमा नंबर 3 और चौपानी मांडो नंबर 4। क्या क्या मिला है अच्छे से लिखें। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं इस तरीके से लिखूं कि आप लिख के ही याद कर लें। लहुलादेव, मेहरगढ़ और कोलडीहा, ये आप नवपाषाण काल से याद रखें। नवपाषाण काल में कृषि खोज हुई। सबसे पहले ये याद रखें कौन सा स्थान किस जगह पर है। दूसरी चीज याद रखें कौन सा स्थान किस काल से संबंधित है। उसने पूछा भीमबेटका किस काल से संबंधित है, आपको लगाना है पूरा पाषाण काल। लहुलादेव किस काल से संबंधित है, आपको लगाना है नवपाषाण काल। तो कौन सा स्थान किस काल से संबंधित है यह याद रखें। कौन सा स्थान से क्या प्राप्त हुआ यह याद रखें। कौन से स्थान किस राज्य से या किस स्थान विशेष से संबंधित है यह याद रखें। औजार विशेष याद रखें। बस इससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर को थोड़ा सा बोझिल भी बना रखा है लोगों ने, थोड़ा सा बचते भी हैं लोग। आप अगर इतना भी याद करके जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है
प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे, प्रश्न इस चार्ट से ही आपको मिलेगा 100%। कुछ और है मैं अभी इरेज करके लिखूंगा औजारों के बारे में। बस ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश, एक रिवीजन इसे मारिए और बिल्कुल फिनिश। रुकिए मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए एक पोर्शन आपका रह जाता है, वो मैं और बताता हूं औजारों के विषय में। औजार, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल से कौन सा औजार मिला है? क्वार्टलाइट। ये क्वार्टलाइट कहा है? ये शल्क ब्लेड से बने हुए औजार हैं। क्वार्टलाइट आपका पुरा पाषाण काल से मिला है। ये शल्क ब्लेड से बने हुए औजार थे। क्वार्टलाइट याद रखना है पुरा पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से कौन से औजार मिले हैं? माइक्रोलिथ, बहुत पूछा गया है ये। माइक्रोलिथ, कहां से मिला है? मध्य पाषाण काल से। किस तरह का औजार है ये? छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए औजार थे ये। क्वार्टलाइट मिला है पुरा पाषाण काल से, माइक्रोलिथ मिला है मध्य पाषाण काल से, और नव पाषाण काल से आपके स्लेट के बने औजार मिले हैं। स्लेट, ये चीजें आपको याद रखनी है। इतना क्वार्टलाइट, पुरा पाषाण काल माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल स्लेट, नव पाषाण काल। अच्छे से इसको एक रिवाइज मारिए। रिवीजन ऐसे किया करिए कि अपने आप से डिस्कस किया करिए। जब पढ़िए तो अपने आप से डिस्कस करिए। जैसे आप पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, आपने मानव की खोपड़ी पढ़ी, एक स्थान से आया, एकदम आंख बंद करके दूसरे स्थान को ढूंढिए। आपने आंख बंद किया और पूछा अपने आप से, जैसे आपने एक रिवीजन मारा, और फिर आंख बंद करके अपने आप से पूछा कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से स्थान मिले हैं पूरा पाषाण काल के। दिमाग में एकदम आना चाहिए, सिंगरौली मिला है, मिर्जापुर मिला है। फिर पूछिए कि मध्य पाषाण काल से कौन कौन से स्थान मिले हैं। एकदम आंख बंद करके स्मरण में आना चाहिए, सराय नाहरराय मिला है, महदहा मिला है, दमदमा मिला है, चौपानी मांडो मिला है। जब आप ये सर्चिंग स्टार्ट कर देंगे, इस स्तर का जब आप सर्चिंग करने लगेंगे, तो आप समझ जाइए कि अब आप याद नहीं कर रहे हैं, अंदर घोल के पी चुके हैं। क्योंकि इतना सिलेबस है, सिविल का इतना सिलेबस है कि अगर आप समझ नहीं विकसित करेंगे तो रट नहीं सकते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक छोटा टॉपिक है। पाषाण काल एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, हालांकि इससे प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। दूसरे या तीसरे साल इससे एक आध प्रश्न देखने को मिलता है। पूरी उम्मीद करता हूं, पूरी आशा है मुझे कि आप वनडे एग्ज़ाम दें, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठें, आपका पाषाण काल से संबंधित प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।